नॉट। और अगर हमारे पास दोनों सरफेस पर चार्ज है, ये सिचुएशन हो जाएगी, दोनों तरफ चार्ज होगा, तो हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि वैसा कई जगह हम उस तरीके को इस्तेमाल करेंगे। देखो हमने किया ऑल्टरनेट मेथड, इसका बेसिकली हम कर रहे हैं ऑल्टरनेट मेथड, और ये इसलिए ध्यान रखना है ऑल्टरनेट मेथड क्योंकि कई जगह इसी को यूज किया जाता है ऑल्टरनेट मेथड को। कि हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है, वो इस तरीके की है कि उसमें दो सरफेसेस है, एक ये वाली जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और एक ये वाली, क्योंकि चार्ज डेंसिटी दोनों जगह सेम है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पर भी सिग्मा होगी, यहाँ पर भी क्या होगी, सिग्मा। अब मेरा ये पॉइंट था जिस पर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना था, जो कि इससे कितनी डिस्टेंस पे था, आर डिस्टेंस पे था। किसी एक सरफेस पे अगर चार्ज हो तो मुझे पता है कि इसको मैं शीट की तरह से मान सकता हूँ, और शीट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड जो मैं लिखता हूँ वो कितना लिखता हूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं दो शीट मान सकता हूँ, 1 और 2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड 1 के कारण भी होगा और 2 के कारण भी होगा। 1 के कारण कितना होगा, E1 अगर मैं लिखूं तो E1 किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर E1 की डायरेक्शन आप लिखो तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे लिखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए अवे डायरेक्शन बनाएंगे, ये हमारी डायरेक्शन बनेगी। ठीक इसी तरीके से अगर E2 की बात करें तो E2 भी अगेन पॉजिटिव चार्ज है, इसके वे भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी, तो E2 की वैल्यू भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि किसी भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए हम कितना लिखते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर E2 की डायरेक्शन भी मुझे इधर ही मार्क करनी पड़ेगी, ये मेरी E2 की डायरेक्शन आ गई। तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है वो E1 के कारण और E2 के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है उनका वेक्टर एडिशन होना चाहिए। और क्योंकि दोनों मेरे एक ही डायरेक्शन में, ध्यान से देखेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए हम लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक तरीका है जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को निकाला, दोनों को अलग अलग शीट मानते हुए हमने कहा, दो अलग अलग सरफेसेस मानते हुए कि नेट फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मोटी सी बात जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास एक ही सरफेस पर चार्ज है तो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड उस सरफेस के कारण लिखा करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसी मल्टीपल सरफेसेस हो जाएंगी तो सबका वेक्टर एडिशन होगा, जैसे यहाँ पर दो सरफेसेस मेरे पास हो गई, एक और दो, तो उनका वेक्टर एडिशन होके मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास बात हुई, बेसिकली हमने अभी तक कैलकुलेट किया एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए, और फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया एक इनफाइनाइट शीट के लिए, और उसी से को अप्लाई करते हुए हमने निकाला कंडक्टर प्लेट के लिए। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक एप्लीकेशन हम इसका देखते हैं। एप्लीकेशन नंबर 4, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू spherical shell of charge। देखो स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज क्या मतलब होता है, शेल का मतलब, शेल हम मानते हैं कोई ऐसा स्फीयर जिसकी सरफेस बहुत थिन हो, सरफेस बहुत थिन मतलब इनर रेडियस आउटर रेडियस नहीं होगी, एक ही रेडियस होगी, हम कहेंगे अंदर से खोखला है, ये हमारे पास कोई स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस आर है और इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर से पूरा हॉलो है, और यहाँ पर सिर्फ एक पतली सी सरफेस है, हॉलो स्फीयर इसको कह सकते हैं। लेकिन हॉलो स्फीयर कई बार हम उसके लिए भी यूज करते हैं जिसमें कुछ इनर रेडियस है, कुछ आउटर रेडियस है, मतलब उसकी वॉल की कोई सिग्निफिकेंट थिकनेस है। यहाँ पर इसकी थिकनेस को हमने क्या मान रखा है, नेग्लिजिबल मान रखा, और ऐसे को फिर हम क्या कहते हैं, ये क्या बन गया, शेल बन गया। इस पर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लो टोटल चार्ज इस पर हमने कितना डाल दिया, क्यू चार्ज डाल दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि अंदर रह नहीं सकता चार्ज, अंदर कुछ है नहीं, इसलिए ये चार्ज सारा किस पर होगा, सरफेस पर होगा। तो बेसिकली हम एक ऐसे अरेंजमेंट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने जा रहे हैं जो कि स्फेरिकल है और जिसके सरफेस पर चार्ज है। तो यही चीज अगर मैं आपसे कहूं कि सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो आप सब जानते हो कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, तो अगर मेरे पास सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है और उसको मैं क्यू चार्ज दूंगा तो उस पर भी सेम सिचुएशन होगी, उसके भी सरफेस पर ही चार्ज होगा। तो यही जो मेरा तरीका है, ये सेम तरीका अप्लाइड होगा सॉलिड, मेटेलिक या स्फेरिकल, मेटेलिक या कंडक्टिंग
मेटल मतलब कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं। स्फेयर, अगर मेरा सॉलिड स्फेयर है मेटल से बना हुआ तो भी यही सिचुएशन होगी, क्योंकि उस केस में भी चार्ज सारा किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। तो अब अगर इसकी चार्ज डेंसिटी आप लिखो तो, क्योंकि सरफेस पे चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी को आप लिख सकते हो चार्ज डेंसिटी सिग्मा विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया मेरा कितना है, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया मेरा कितना हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर। तो मेरी चार्ज डेंसिटी होगी q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब मुझे इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है। पॉइंट की मेरी तीन सिचुएशन हो सकती है, पॉइंट आउटसाइड हो सकता है, पॉइंट ऑन सरफेस हो सकता है, पॉइंट इनसाइड हो सकता है। तो इसके तीन केस हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इज पॉइंट आउटसाइड, सेकंड इज पॉइंट ऑन सरफेस, एंड थर्ड इज व्हेन पॉइंट इनसाइड द शेल। तो पहला केस हम लिखते हैं, फर्स्ट केस, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द शेल, जो हमारा शेल है उसके आउटसाइड है। पॉइंट की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि सेंटर से हमें कितनी दे रखी है, r दे रखी है। अगर सेंटर से r दे रखी है तो जो हमारे पास r जो हुआ वो ग्रेटर देन होगा से r से, स्मॉल r इज ग्रेटर देन r हो गया। हम इस डायग्राम को दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारे पास शेल है और ये डिस्टेंस मुझे r दे रखी थी और ये मेरे पास स्मॉल r है। यहाँ पर वो पॉइंट है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने कहा कि जो भी इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है तो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड रेडियली सिमेट्रिक होगा, तो मुझे जो गॉसियन सरफेस माननी चाहिए वो क्या माननी चाहिए, एक जो मेरा r रेडियस का स्फेयर है, क्योंकि पॉइंट को मुझे अपने गॉसियन सरफेस पर रखना होता है। तो मैंने, ये मेरी गॉसियन सरफेस हो गई। क्या लिखा, गॉसियन सरफेस इज स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, रेडियस स्मॉल r। तो स्मॉल r रेडियस का मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया। टोटल चार्ज इसके ऊपर q है, तो बहुत आसानी से मैं लिख सकता हूँ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। पूरा स्फेयर इसके अंदर आ गया, पूरे स्फेयर पर कितना चार्ज है मेरे पास, पूरे स्फेयर पे चार्ज है मेरे पास q, तो गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना हो गया q। और फ्लक्स बाई गॉस लॉ लिखना बहुत आसान, फ्लक्स बाई गॉस लॉ, टोटल चार्ज जो हमारे पास है वो q है, तो टोटल फ्लक्स बाई गॉस लॉ हो गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालेंगे वही फ्लक्स बाय डेफिनेशन, फ्लक्स बाय डेफिनेशन। फ्लक्स बाय डेफिनेशन निकालने के लिए हम कहते हैं कि भाई फ्लक्स बराबर होना चाहिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब हमारे पास एक ही सरफेस है, इस सरफेस पे हम कोई छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं, लेटस से हम यही कंसीडर कर लेते हैं ये एरिया डी ए। इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे तो डी ए वेक्टर ये आया। और अगर ये सिमेट्रिक रेडियल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ऐसे ही होना चाहिए, रेडियल डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमारे को सीधा सा मिला कि क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड ई यूनिफॉर्म, ई कैसा मिला, यूनिफॉर्म, क्योंकि सारे पॉइंट ये जो मेरी गॉसियन सरफेस है, देखो ध्यान से देखेंगे, ये जो मेरी गॉसियन सरफेस है इस पर सब पॉइंट मेरे बराबर डिस्टेंस पर है, तो ई जो होगा वो क्या माना जाएगा, यूनिफॉर्म माना जाएगा। ई को बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, तो फाई मेरे पास बराबर हो गया ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। किसका इंटीग्रेशन, किसका सरफेस इंटीग्रेशन, जो मेरी गॉसियन सरफेस है। और गॉसियन सरफेस क्या है, एक स्मॉल आर रेडियस का स्फेयर है। तो स्मॉल आर रेडियस का स्फेयर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, ई डॉट 4 पाई r स्क्वायर। ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। अब मैंने फ्लक्स को कैलकुलेट किया, ई डॉट 4 पाई r स्क्वायर सेकंड इक्वेशन से, और फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट इक्वेशन से। कंपेयर कर देता हूं मैं दोनों को, कंपेयर किया मैंने दोनों को, लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन से आया ई डॉट 4 पाई r स्क्वायर बराबर आया किसके, फर्स्ट इक्वेशन से, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू मेरे को निकालनी है तो ई को इधर रखते हुए बाकी चीजों को उधर भेज देता हूँ। तो ई मेरे पास बराबर आ गया किसके, ई इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये 4 पाई
आर स्क्वायर इधर से आया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप जरूरत पड़ने पर के लिख सकते हो, तो ये बन गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया वो आ गया E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हमारे पास पॉइंट आउटसाइड है तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी शेल के कारण हम लिखा करेंगे वो कितना लिखा करेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो तो ये एग्जैक्टली वही बात है जो कि पॉइंट चार्ज के लिए आता है। पॉइंट चार्ज के कारण भी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखते थे, वो कितना लिखते थे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो शेल के लिए जब भी पॉइंट आउटसाइड होगा हम शेल को कैसा मान के चलेंगे, पॉइंट चार्ज जैसा मान के चलेंगे। शेल का इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस के लिए भी बहुत आसान है। सेकंड केस अगर हम लें, फॉर पॉइंट ऑन सरफेस, फॉर पॉइंट ऑन सरफेस, अगर हम सरफेस पे कंसीडर करते हैं पॉइंट को, तो आर की जगह हमें क्या रख देना है, कैपिटल आर रख देना है। तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर मतलब स्फीयर की रेडियस होगी। तो दो पॉइंट्स पर हमने कंसीडर कर लिया। पहला पॉइंट आउटसाइड कितना आया, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट from the center of sphere. Second, we have considered it on the point on the surface, and point on the surface कितना है, kq upon r square, where capital R is the radius of the shell. अब हम चलते हैं थर्ड केस पर। थर्ड केस हमने कहा when point inside the sphere, inside the shell या sphere, जो हमारा hollow sphere है उसके अंदर हम कह रहे हैं कि जब point inside है। अब पॉइंट अगर इनसाइड है तो एक बार डायग्राम हम दोबारा से बनाते हैं। ये हमारा स्फीयर है, शेल है, चार्ज हमारा यहाँ सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इसकी रेडियस है आर। लेकिन अब की बार जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट इनसाइड आ गया। पॉइंट इनसाइड मतलब यहाँ कुछ सिचुएशन ऐसी है, ये मेरा स्मॉल आर है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है। मतलब अब मेरे पास स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है। गॉसियन सरफेस, सिमेट्री से मैं कहूंगा कि गॉसियन सरफेस मेरी ये होनी चाहिए, ये मेरी गॉसियन सरफेस हो गई। और गॉसियन सरफेस ये हो गई तो मैंने लिखा कि चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस, सरफेस। अब की बार कितना चार्ज हो गया, जीरो, क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर ही रह गया। तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, जीरो। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम गॉस लॉ अगर मैं लिखूं तो गॉस लॉ कहता है फाई इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ये कितना आ गया, जीरो। तो पहली इक्वेशन मेरी बनी जिसमें फ्लक्स मेरे पास कितना आ गया, जीरो। याद रखेंगे हमने पहले भी कहा था कि फ्लक्स का जीरो होना इलेक्ट्रिकल फील्ड के जीरो होने की गारंटी नहीं है। हो सकता है इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो सकता है इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो ना हो। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स भी हम चेक करते हैं एक बार क्या आया। फाई हमारे पास आया ई डी ए कॉस थीटा का सरफेस इंटीग्रेशन। अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी डी ए कंसीडर करूं तो डी ए इधर होगा, और अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड होता तो इसी डायरेक्शन में होता, रेडियली सिमेट्रिक ही होता। तो मैं यहाँ पर इसमें कहता हूँ कि ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। जब मैं कंपेयर करता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड जब मैं कंपेयर करता हूँ तो ई डी ए कॉस थीटा मेरे पास बराबर आ गया किसके, जीरो के, क्योंकि यहाँ पर जो है डी ए जीरो नहीं हो सकता और थीटा या तो 180 हो सकता है या क्या हो सकता है रेडियल सिमेट्री में या 90 हो सकता है। तो इस केस में मेरे पास पक्का है कि ई क्या होगा, जीरो। हमने क्या कहा, क्योंकि डी ए कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, डी ए कॉस थीटा जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड दी, फॉर द इनसाइड पॉइंट इन अ शेल, इलेक्ट्रिकल फील्ड inside the shell, inside the shell is जीरो। कितना आ गया, जीरो आ गया। अब अगर हमने तीनों पॉइंट को एक साथ हम समराइज करें और इसका ग्राफ प्लॉट करें, देखो ध्यान से सुनेंगे, तो 3 पॉइंट पर हमने कैलकुलेट किया। 3 पॉइंट पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आया वो क्या आया, ई आउट की बात करें, फॉर शेल हमने कैलकुलेट किया। तो एक बार हम हेडिंग डाल देते हैं, फॉर शेल। फॉर शेल हमने कैलकुलेट किया सबसे पहले ई एट आउटसाइड पॉइंट, कितना आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमने सेकंड कैलकुलेट किया इनसाइड पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पर यानी सरफेस, सॉरी सेकंड कैलकुलेट किया हमने सरफेस पे, ई एट सरफेस हमारे पास आया कितना, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर।
और ई एट इनसाइड पॉइंट कितना आया 0, ई इन कितना आया 0। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। कोई हमारे जो है स्फीयर है, शेल है, जिसके लिए हमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेरिएशन दिखाना है सेंटर से डिस्टेंस के साथ। क्या क्या है, हमने किस चीज को लिया, हमने एक तो लिया इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो ये हमारी एक्सिस होगी जिस पर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को ले रखा है, और ये हमारा सेंटर हो गया ओरिजिन, और ये सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस हो गई आर। क्या ध्यान रखेंगे, जब तक हम शेल के अंदर है, मान लो जैसे ये मेरा शेल है, ये शेल है मेरा, तो जब तक मैं सरफेस पर नहीं आ जाता, जब तक मैं यहाँ पर तक नहीं आ जाता, जब तक मेरा ये आर के बराबर नहीं हो जाता, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं प्लॉट करूंगा तो यहाँ तक मेरा कर्व क्या चलेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा चलेगा, 0। देखो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या चलेगा, 0। सरफेस पे पहुंचते ही मुझे एकदम से इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, KQ/R²। ये यहाँ पर पीक करेगा और ये वैल्यू किसके बराबर जाएगी, KQ/R²। उसके बाद अगर मैं देखूं तो E प्रोपोर्शनल है 1/R² के, और 1/R